आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग को, यानी जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि कहलाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? आरएनए और डीएनए। और आरएनए और डीएनए जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं, तो इसको बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स को समझने के लिए हम अपने सामने इस तस्वीर की मदद ले लेते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं, एक सेल देख रहे हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनेली यानी न्यूक्लियस मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये जिन मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उनको कहा जाता है डीएनए। और अगर डीएनए को देखा जाए तो ये इस तरह से डबल हेलिक्स की तरह, यानी जैसे स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, तो उसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है। और अगर इस डीएनए को खोलें, हम ओपन करके डिटेल से इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अलावा फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा ख़ास किस्म की नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनको हम बेस पेयर्स भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के बेस पेयर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये मिल के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं डीएनए का मॉलिक्यूल। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स को भी बनाते हैं। तो अगर हम अपने सेल्स की बात करें तो हमारे सेल्स में जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो डीएनए होते हैं। इसी तरह छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस की बात करें तो उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, यानी जो ज़्यादा टाइप्स के वायरस होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को डिटेल से समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी ये किन किन पार्ट से मिलके बना होता है। तो इसके लिए हम अपने सामने इस डायग्राम की मदद लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन शुगर हम देख रहे हैं। 5 कार्बन यानी यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाली जो कार्बन है, तो ये 5 कार्बन शुगर जो है इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो जिसमें जो जहाँ पे डिफरेंस आता है और या फ़र्क आता है वो कहाँ पे आता है, इन नाइट्रोजनस बेसिस में आता है। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो एडेनिन भी हो सकती है, एडेनिन के अलावा साइटोसिन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है, थायमिन भी हो सकती है और यूरेसिल भी हो सकती है। तो एडेनिन के लिए कैपिटल ए लिखा जाता है, साइटोसिन के लिए कैपिटल सी, गुआनिन के लिए कैपिटल जी, थायमिन के लिए कैपिटल टी और यूरेसिल के लिए कैपिटल यू लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए के अंदर जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमीन। और अगर हम बात करें आरएनए की कि आरएनए में कौन सी बेसिस होती हैं, तो आरएनए भी 4 बेसिस होती हैं, लेकिन इन 4 बेसिस में से सॉरी और कौन सी 4 बेसिस होती हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आरएनए में थायमीन बेस नहीं होती, बल्कि जो चौथी या फोर्थ बेस होती है वो कौन सी होती है? वो होती है यूरेसिल की। तो आरएनए में थायमीन की जगह जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सी है? वो है यूरेसिल। तो इस तरह से ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का।
और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स में से जो साइटोसिन और थायामीन है तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यानी ये क्या है, वन कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेस, यानी कार्बन नाइट्रोजन से मिली हुई ये बेस होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग की तरह का होता है, लेकिन सिंगल रिंग होती है साइटोसिन में भी और थायामीन में भी। लेकिन प्यूरीन्स के अंदर 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो प्यूरीन्स जो हैं वो कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस कहलाती हैं। एडेनिन और गुआनिन को हम कहते हैं कि ये क्या हैं, प्यूरीन्स हैं। तो एडेनिन में डबल रिंग आप देख रहे हैं, इसी तरह गुआनिन में भी डबल रिंग देख रहे हैं। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से थे, और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनका जानना ज़रूरी है, ताकि न्यूक्लियोटाइड को क्लासिफाई करना, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना ईजी हो जाए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस टेबल की मदद से कि किस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम बात करें एडेनिन की, तो एडेनिन को हम क्लासिफाई करते हैं एटीपी में। एटीपी का क्या मतलब है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का क्या मतलब है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एएमपी का क्या मतलब है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी इस क्लासिफिकेशन में शामिल हैं। यानी एडिनोसिन के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो उनको हम इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। इसी तरह गुआनिन की बात करें या हम कहें कि गुएनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो इसको हम तकसीम करते हैं जीटीपी में, यानी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुएनोसिन डाइफॉस्फेट, गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह साइटोसिन की बात करें या साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी से साइटोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। इसी तरह सीडीपी यानी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, सीएमपी यानी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह हम यूरेसिल की बात करें या यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में, यूरिडीन डाइफॉस्फेट में और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों, मतलब किस बेस पे की जाती है, तो इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से। यानी इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम किसकी एग्जांपल देख रहे हैं, एडेनिन की। और एडेनिन में से भी कौन सा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, एएमपी का। ए फॉर एडिनोसिन, एम फॉर मोनो, पी फॉर फॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट का क्या मतलब है, मोनोफॉस्फेट का मतलब है कि एक फॉस्फेट ग्रुप जब इस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा तो इसे हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ हमें क्या नजर आ रही है, न्यूक्लियो बेस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जो कि क्या है, एडेनिन है। और एडेनिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है। और ये कौन सी शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर है जिसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। इसी तरह से इस राइबोज शुगर का जो 5 प्राइम एंड है, यानी 5 प्राइम जो कार्बन है, तो उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इसका नाम क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन है, इसलिए हम इसे कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से अगर इस एडेनिन की जगह यहाँ पे गुआनिन का ग्रुप होता तो हम इसे कहते गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर यहाँ पे साइटोसिन होता तो हम इसे कहते साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर यहाँ पे थायमीन होता तो हम कहते थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर हम यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप लगा दें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई का मतलब होता है 2, और अगर 3 फॉस्फेट के ग्रुप शामिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो इस चीज को हम यहाँ पे दोबारा से एडेनिन की मदद से समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, यानी इस न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप है और ये न्यूक्लियोटाइड यानी ये नाइट्रोजन बेस कौन सी है, एडिनिन की है। तो इसका नाम क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप अगर आ जाए, अटैच हो जाए, जैसे ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यहाँ पे अगर तीसरा फॉस्फेट, ये फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, ये सेकंड और ये थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है, ये थर्ड फॉस्फेट ग्रुप जब आके अटैच होगा तो अब ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी कहते हैं, तो ये हमारे सेल के अंदर क्या काम करता है, एनर्जी करेंसी का काम करता है। यानी हमारे सेल्स जो हैं वो एटीपी को इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पे, एनर्जी सोर्स के तौर पे। तो इस बात का क्या मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड्स ना सिर्फ जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स की बेसिस बनाते हैं यानी डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बल्कि इसके अलावा ये हमारे सेल्स के लिए एनर्जी करेंसी का काम भी करते हैं। और कौन एनर्जी करेंसी जो है वो कौन से वाला न्यूक्लियोटाइड है, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी तरह से बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि अगर एडिनोसिन की जगह गुआनिन होगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुएनोसिन डाइफॉस्फेट, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर हुआ फॉर एग्जांपल यूरेसिल हुआ तो हम कहेंगे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं उनकी नंबर की वजह से हम क्या करते हैं, सॉरी, उस बेस पे भी यानी कि कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं उस बेस पे हम न्यूक्लियोटाइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में।